घटना पर आधारित है। फिर दिखाया जाता है कि एक कार पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। नियोमी नाम की एक औरत कार के अंदर उठती है और देखती है कि उसकी पूरी कार बर्फ से ढकी हुई है। वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता, कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। फिर नियोमी अपने पति मैट को उठाती है और वो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन किसी भी दरवाजे को नहीं खोल पाता। फिर मैट बर्फ को पिघालने के लिए कार को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से बर्फ की वजह से कार का इंजन बहुत ही ठंडा हो गया होता है और कार स्टार्ट ही नहीं होती। और अब इस सब की वजह से 8 महीने की गर्भवती नियोमी बहुत ही घबरा जाती है, जबकि मैट उसको शांत करने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। फिर जब मैट कार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तब नियोमी अपना सब्र खोती है और जो कुछ भी हो रहा होता है उसके लिए वो अपने पति को जिम्मेदार बताती है। नियोमी के हिसाब से अगर वो कम से कम 1-2 घंटे और चलते रहते तो वो अब तक किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते जहां पर लोग रहते हैं और उन्हें इस तरह बीच में आराम करने के लिए नहीं रुकना पड़ता। हालांकि मैट उससे कहता है कि रात के बीच में बर्फीले तूफान को पार कर पाना बहुत ही खतरनाक था, इसलिए हम यहाँ पर रुके थे, तो तुम जानती हो ना। अब उनका झगड़ा चलता रहता है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और जैसे उनका झगड़ा शांत होता है नियोमी किसी से मदद मांगने के लिए अपने फोन से कॉल करती है, लेकिन उनकी किस्मत और भी खराब है, उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं आते। यही नहीं, उसके फोन की बैटरी में सिर्फ 50% बैटरी होती है, जिसका मतलब है कि उन्हें फोन का इस्तेमाल बहुत ही कम करना होगा। फिर मैट एक नक्शा निकालता है ताकि वो अंदाजा लगा सके कि इस वक्त वो है कहाँ पर, और वो अपनी पत्नी को कहता है कि देखो घबराओ मत, जल्दी यहाँ पर कोई गाड़ी आएगी तो हम उसको रुकवा लेंगे। मैट सब कुछ करता है जिससे उसकी प्रेग्नेंट पत्नी शांत रहे और वो उसको हंसाने के लिए यहाँ तक कि कुछ चुटकुले भी सुनाता है ताकि वो शांत रहे, जबकि बाहर बर्फ का तूफान बढ़ता जा रहा होता है। और तभी उसको याद आता है कि उसे किसी आदमी ने रोड साइड किट का एक गिफ्ट दिया था जो अभी भी उसके पास कार में है। फिर मैट कार के अंदर अपने सामान में देखता है तो उसको एक कंबल, एक मोमबत्ती और बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाती है। अब इस दौरान बाहर तूफान सिर्फ बढ़ता ही जाता है। कार के अंदर नियोमी को वॉशरूम करना होता है और कोई चारा न होने की वजह से उसको कार के अंदर ही वॉशरूम करना पड़ता है। फिर वो दोनों उस खाने को बाहर निकालते हैं जो उन्होंने अपनी यात्रा के लिए बांधा हुआ था और वो उसको बचाने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कब यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब खाने को चाटने के बाद नियोमी अंदाजा लगा लेती है कि उनके पास लगभग 12 दिन का खाना है। फिर मैट उसको सुझाव देता है कि जो चॉकलेट्स अपने साथ लेकर आए हैं उनको भी इसको खा लेना चाहिए, लेकिन नियोमी मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी बहन को चॉकलेट देने का वादा किया होता है। अब ये देखते हुए कि चीजें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, नियोमी अपने पति को कहती है कि वो कार का शीशा तोड़े और बर्फ को खोदकर वहाँ से बाहर निकले। लेकिन इस वक्त मैट इस बात के बहुत ही खराब होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि बाहर के हालात कैसे हैं और हो सकता है कि बाहर जमा देने वाली ठंड पड़ रही हो, इसलिए मैट कार के अंदर रहने का फैसला करता है। लेकिन ये बात सुनकर नियोमी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर उन दोनों में एक बार फिर से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में नियोमी को शांत होना ही पड़ता है। और अब ऐसे करते करते 4 दिन बीत चुके हैं और वो अभी भी कार में फंसे हुए हैं। बाहर का तापमान बहुत ही ठंडा होता जा रहा होता है। अब खाने की चीजों को बचाने के लिए मैट थोड़ा ही खाने का फैसला करता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी के लिए खाना बचाता है क्योंकि उसको इस समय खाने की ज्यादा जरूरत है। और फिर जब मैट सो रहा होता है तो गलती से उसका पैर पानी की बोतल पर लगता है और पानी नीचे गिर जाता है। अब मैट बहुत ही दुखी होता है और अपनी पत्नी को डांटता है कि तुमने पानी की बोतल बंद क्यों नहीं की थी, और दोनों में फिर से बहस शुरू होने लगती है। अब जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब कार के ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है और ये सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं। अब दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि चलो कोई तो यहाँ पर आया, लेकिन उनकी मदद की आवाज को किसी वजह से बाहर लोग अनदेखा कर देते हैं। अब इस वजह से नियोमी बहुत ही निराश हो जाती है, जबकि मैट उसको ये कहकर शांत करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब 7वें दिन एक हफ्ता बर्फ से ढकी कार के अंदर फंसे रहने के बाद मैट मोमबत्ती की मदद से कार की खिड़कियों को गर्म करता है ताकि कांच थोड़ा गर्म हो और उसको तोड़ सके। नियोमी के पास कुछ करने को नहीं होता तो वो अपने फोन को खिलौने की तरह उछालकर खेलने लगती है और गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो टूट भी जाता है और फोन की बैटरी भी बाहर निकल जाती है। वो फोन को उठाकर वापस एक साथ जोड़ती है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है, फोन काम भी करने लगता है और उसमें नेटवर्क भी आ जाते हैं। और तुरंत नियोमी जल्दी से अपने पिता को कॉल लगाती है और वो रोते हुए उनको बताती है कि कैसे उनकी कार बर्फ के अंदर फंस गई है और उनको जल्द से जल्द किसी की मदद की जरूरत है। और आगे कहती है कि पता नहीं हम किस जगह पर फंस गए हैं, लेकिन तभी बात करते करते फोन की बैटरी बंद हो जाती है। और अब मैट थोड़ा परेशान होता है और उसको फिर डांटता है कि अगर तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ गए थे तो मुझको क्यों नहीं बताया, मैं उनको डायरेक्ट जगह बता देता कि हम कहाँ पर फंसे हैं। और अब ऐसे करते करते 9 दिन हो चुके हैं। नियोमी कहती है कि काश वो दोनों इस छोटे से किताब के समारोह में ना आए होते तो वह अभी इन हालातों में फंसे ना होते। फिर वो मैट को कुछ खाने के लिए कहती है, हालांकि वो मना कर देता है और ज्यादा से ज्यादा खाना अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के लिए बचाता है। नियोमी एक बार फिर से मैट को कार की खिड़की तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मैट अभी भी मना करता है क्योंकि उसका मानना है कि एक बार खिड़की टूटने के बाद उनके पास सर छुपाने का कोई भी ठिकाना नहीं बचेगा।
और अब 11वां दिन हो गया है और ऐसा लगता है कि तूफान कभी खत्म नहीं होगा। और नियोमी का भरोसा धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और वह अपने पति को एक चिट्ठी लिखने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसको यकीन नहीं होता कि वो बच पाएंगे। अब मैट इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि वो दोनों जरूर यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। फिर कुछ देर बाद ही उन्हें बर्फ को रास्ते से हटाने वाली एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत चिल्लाते हैं कि कोई उनकी आवाज को सुन ले, लेकिन दुर्भाग्य से वो कुछ कर ही नहीं पाती और गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है। अब मैट बिल्कुल ही टूट जाता है और रोने लगता है। और इस बार नियोमी की बारी होती है उसको शांत करने की। अब 15वां दिन है। 2 हफ्ते कार में फंसे रहने के बाद अब उनके पास पीने का पानी भी नहीं है, जो था वो गिर चुका है। फिर मैट बाहर से कुछ बर्फ लेने की कोशिश करता है ताकि वो पानी पी सके। और फिर रात को नियोमी के पेट में दर्द होने लगता है, यानी कि वो बच्चा देने वाली है। फिर वो अपने कपड़े उतारती है और तेज तेज सांस लेती है और तभी वो गाड़ी की सीट के ऊपर का हिस्सा निकालती है और खिड़की को तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से मैट की आंख खुल जाती है। अब ये सब देखकर मैट अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश करता है कि चुप हो जा, तुम अभी बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करो। अब उसके शांत होने के बाद मैट देखता है कि उसकी पत्नी जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। नियोमी अब बहुत ही डरी हुई है, क्योंकि उन दोनों में से किसी को भी डॉक्टर की पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, न ही डिलीवरी के बारे में कुछ पता है। लेकिन किस्मत अच्छी रहती है और पति की मदद से नियोमी बच्चे को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और चमत्कारी ढंग से एक स्वस्थ बच्ची जन्म देती है। और दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि इतनी सारी मुश्किलों के चलते हुए भी वो बच्ची को सुरक्षित जन्म दे पाए हैं। मैट फिर नाल को उठाता है और उसको एक डब्बे के अंदर डाल देता है। और अब 17वां दिन आ गया है और एक छोटा सा परिवार किसी तरह शांत होता है और अपनी छोटी बेटी का नाम ओलिविया रखते हैं। और अब 20वें दिन मैट की सेहत थोड़ा खराब होने लगती है। उसको खाने की कमी बहुत ही ज्यादा महसूस होने लगती है। वो अपनी बच्ची को बीमार नहीं देख सकता है, इसलिए मैट अपनी जैकेट उतारता है और उससे ओलिविया को ढक देता है ताकि वो बीमार न हो। कमजोर होने के बावजूद भी मैट कार के किनारे से बर्फ को हटाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो जल्दी बहुत ही थक जाता है और जमा देने वाले तापमान की वजह से उसको अपने शरीर में बहुत ही गर्मी महसूस होती है, जिसका मतलब उसको बहुत ही बुखार आ गया है और वो बिना किसी जैकेट के सो जाता है। लेकिन अगले दिन जब नियोमी मैट से थोड़ा पानी निकालने को कहती है, तब वो कोई जवाब नहीं देता। नियोमी पहले उसको देखती है तो उसको लगता है कि वो गहरी नींद में होगा, लेकिन जब वो उसको जगाने वाली होती है तब उसको पता लगता है कि उसका पति अब नहीं रहा, वो मर गया है। और इस तरह वो उस आदमी को खो देती है जिससे वो प्यार करती है और उसकी बच्ची ओलिविया ने भी अपने पिता को खो दिया है। अब अपने पति के बिना नियोमी को पानी निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। उसका खाना भी अब बिल्कुल खत्म हो चुका है और वो बड़ी मायूस हो जाती है। वो अब जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाने के तैयार हो जाती है। फिर रात को नियोमी के पास से एक कार की गुजरने की आवाज आती है, लेकिन हर बार की तरह वो कुछ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो और ज्यादा मायूस हो जाती है। फिर छोटी ओलिविया भूख की वजह से रोना शुरू कर देती है और नियोमी जल्दी उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको दूध नहीं पिला पाती क्योंकि उसका शरीर खुद ही कमजोर है। वो निराश हो जाती है और अपना ही नाल खाने पर मजबूर हो जाती है। हालांकि कुछ देर बाद वो बच्चे को दूध पिला पाती है और उस बच्चे की भूख इस तरह मिट जाती है। अब बाद में रात को नियोमी अपने मरे हुए पति के बगल में लेटी हुई है और भूख और निराश की वजह से खुद से बात करना शुरू कर देती है। वो मैट की शर्ट को उतार देती है और ओलिविया को गर्म रखने के लिए उस शर्ट का यूज करती है। अब अगली सुबह 24वां दिन है। कार के अंदर सूरज की थोड़ी सी रोशनी आती है और तभी पानी की एक बूंद नियोमी के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो जाग भी जाती है। अब वो समझ जाती है कि बर्फ पिघल रही है और बिना कुछ सोचे नियोमी सीधे बर्फ में कूदना शुरू करती है। और इतने लंबे समय तक बर्फ के नीचे फंसे रहने के बाद अपने ऊपर चमकीले आसमान को देखकर वो बड़ी ही राहत महसूस करती है। वो अपने साथ अपना सारा जरूरी सामान ले लेती है और अपनी बच्ची को एक बैग में डालकर वहाँ से निकलने से पहले वो अपने पति को आखिरी बार अलविदा कहती है। और फिर कार से निकलने के बाद वो बर्फीली सड़क पर चलना शुरू कर देती है। रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक निशान दिखाई देता है जो बता रहा है कि पास ही में लोग रहते हैं। फिर नियोमी अपनी बेटी के लिए काफी घंटों तक चलती रहती है और सूरज डूबने वाला होता है और आखिर में उसके सामने एक बिल्डिंग होती है, जिसको देखकर बहुत ही मुस्कुरा रही होती है। और दोस्तों मूवी के आखिर में लिखा हुआ दिखाते हैं कि नियोमी और उसके बच्चे को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो इग्लू इफेक्ट की वजह से बच पाए, जो उन्हें बाहर की ठंड से बचा रहा था। आज नियोमी किताबें लिखती है और उसने अपने सारे काम को अपने मरे हुए पति के नाम पर समर्पित कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर ये सर्वाइवल मूवी खत्म होती है। बाकी दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली